क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आगे बढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में से एक है पेडिग्री एनालिसिस के। याद रखिएगा, हालांकि नीट 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर, लेकिन नीट 2021 में संभावना है, क्योंकि इसके पहले के एग्जाम में पेडिग्री पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेडिग्री चार्ट क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई इनहेरिटेंस जो है वो सेक्स लिंक्ड है या नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रेसेसिव है, सेक्स लिंक है तो एक्स लिंक है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रेसेसिव है, या वाई क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस है, उस सबको हम आज देखेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बेटा मिस नहीं करना है और हर एक चीज को ध्यान रखना है। पूरा एनसीईआरटी कवर होगा, लेकिन साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी समझना पड़ेगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, तो समय खराब नहीं करते हैं, पेडिग्री वाले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस पर मैं आपको डीपीपी में क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करके देंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो लेक्चर सुनते हैं। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और काफी कुछ इसमें हम कवर कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी म्यूटेशन के ऊपर कि जीन म्यूटेशन क्या होता है, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन क्या होता है, देखा हमने देखा क्रोमोसोमल एबर्जन को देखा हमने कि डिफिशियंसी क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है। देखो बेटा, ये कीवर्ड्स हैं, ये दिमाग में रहेंगे तो कभी थ्योरी आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है, इसको देखा हमने देखा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कैसे बनता है, कैसे क्रोमोसोम नंबर जो है वो 9 एंड 22 के बीच में जो है एक्शन होता है। फिर हमने ये भी देखा कि जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम के नंबर में गड़बड़ हो जाती है। तो हमने देखा कि गड़बड़ तीन तरह की हो सकती थी बेटा, एक तो जीन के लेवल पर, दूसरी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लेवल पे और तीसरी क्रोमोसोम के नंबर के लेवल पर। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने काफी कुछ जो है म्यूटेशन के बारे में समझा हमने के। तो कहानी में हम जो है बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और हमने मटर से बात की शुरुआत की थी, यानी हमने एक स्टोरी की शुरुआत की थी, पाइसम सेटाइवम से शुरुआत की थी हमने, जहां मेंडल के प्रयोगों के बारे में बात किया था हमने, इंटरेक्शन ऑफ जीन को देखा हमने, लिंकेज को देखा हमने, बहुत कुछ हमने समझा। अब हम आज बात करेंगे बेटा कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर कि ह्यूमन जेनेटिक्स में इन सब चीजों को हम कैसे जो है वो अप्लाई करते हैं, क्या ये रोल प्ले करती है उसमें, ठीक है। तो चलिए, पिछली क्लास में आपने जो है वो एक एनिमेशन देखा था जो बता रहा था आपको किस प्रकार रेडिएशन जो है वो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। फिर हमने कहा था रेडिएशन कई बार जो है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, क्रोमोसोमल एबर्जन भी कर सकते हैं वो, ठीक है। फिर हमने ये डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन को भी देखा था, ठीक है बेटा। फिर हमने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में बात किया था कि क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में कैसे एक पार्ट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे प्रश्न किए थे बेटा, द फिगर बिलो शो द ए पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट। तो क्या शो करता है ये, तो इसका सही आंसर बेटा ये है कि ये शो करता है कि देखो DEF, यहां पे DEF के पार्ट मिसिंग है बेटा, तो ये डिलीशन को शो करता है। क्योंकि जो पार्ट मिसिंग है वो पार्ट जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में आपस में पैर नहीं कर, ए से पैर कर लिया, बी से पैर कर लिया, सी से पैर कर लिया, जी से पैर कर लिया, एच से पैर कर लिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको बाहर निकाल दिया। मतलब एक क्रोमोसोम जो ऊपर वाला क्रोमोसोम जिसमें लूप बाहर निकला है वो नॉर्मल क्रोमोसोम है, नीचे वाले क्रोमोसोम में जो है वो डिलीशन हो चुका है, कुछ हिस्सा उसका जो है वो गायब हो चुका है, ठीक है, क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा था ये किसको शो करता है, सिकल सेल, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, सिकल सेल एनीमिया को ये शो करता है। और मैंने आपको बताया था कि एक तरह का ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था क्या आप देखकर बता सकते हैं कि क्या नंबर लिखे हैं इसके अंदर, तो आपने सबने बताया कि सर पहले वाले में 7 लिखा, दूसरे वाले में 9 लिखा है। मतलब यह है कि आप लोग कलर ब्लाइंड
नहीं है, ठीक है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब हम बात करेंगे बेटा, आज हम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। हम कई सारी जो है वो जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन जिसको हमने अब तक लिया है उसको हम ह्यूमन में कैसे हम अप्लाई करते हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है बेटा? एक बीमारी है, एक डिजीज है जिस जो अनुवांशिक पैटर्न को, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को शो करती है कि इसके आप पिडिग्री चार्ट को देख रहे हो आपके। अब पिडिग्री चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? आप देख रहे हो कि आपको जो है कुछ गोला दिखाई पड़ रहा है, स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है के। तो मैंने कहा जो स्क्वायर होता है बेटा वो मेल को रिप्रेजेंट करता है के, जो अनअफेक्टेड, जो खाली स्क्वायर है वो अनअफेक्टेड मेल को शो करता है, ठीक है। और जो सर्कल है वो फीमेल को शो करता है, ठीक है। जब हम उसको डार्कन पूरा कर देते हैं तो अफेक्टेड मेल अफेक्टेड फीमेल को शो करता है। के आधा हमने इसको डार्क किया, आधा हमने डार्क नहीं किया, मतलब वो किसको शो करता है? वो कैरियर को शो करता है। अरे भाई कुछ नहीं है, दिस इज सिंपल, ये जस्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यहां पर हम चेकरबोर्ड ना बनाकर यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पिडिग्री चार्ट को तैयार कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है? देखो बेटा, ह्यूमन बींग्स का जीवन काल लंबा होता है, इसलिए एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो है वो पूरे एक पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ साइकिल को पूरा स्टडी नहीं कर सकता है वो, कि कई पीढ़ियों का एक साथ स्टडी कर ले। मटर के पौधे का में 7 साल में उन्होंने 7 पीढ़ी का अध्ययन कर लिया उन्होंने, के ड्रोसोफिला में कई जनरेशन का स्टडी कर लोगे आप। लेकिन ह्यूमन बींग तो अपने बराबर ही जीवन काल वाला होता है व्यक्ति के, तो कैसे करेगा वो? तो उसके लिए क्या करता है वो? पिडिग्री चार्ट तैयार करता है कि उनके पिताजी को कोई बीमारी तो नहीं थी, उसके पिताजी को कोई बीमारी तो नहीं थी, ऐसे पिडिग्री चार्ट को तैयार किया जाता है। जब कभी आप मेडिकल कॉलेज में देखेंगे, जब डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जो जूनियर डॉक्टर हैं वो जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो बाकायदा पूछते हैं पेशेंट से कि तुम्हारे फैमिली में किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, किसी को डायबिटीज तो नहीं है, किसकी यदि मान लीजिए आप किसी ने कहा कि उसके माता पिता में से किसी की डेथ हो चुकी है तो डेथ का कारण क्या था वो भी लिखते हैं उसमें के। तो वो एक प्रकार से चार्ट तैयार करते हैं, इससे फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो पिडिग्री चार्ट जो है वो ह्यूमन जेनेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम एक प्रेजेंट व्यक्ति और उसके पहले की पीढ़ियां, उसके पहले की पीढ़ियों का रिकॉर्ड हम शामिल करते हैं और प्रेजेंट पीढ़ी से होने वाले बच्चों की संभावनाओं के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपको 2 परिवार दिखाई पड़ रहे हैं, रॉबर्ट्स फैमिली है और कार्लसन फैमिली है। कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो रॉबर्ट फैमिली में जो है वो किसी को भी जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी नहीं थी, ठीक है। और कार्लसन फैमिली में भी किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी नहीं थी। लेकिन कार्लसन फैमिली के जो लड़के कैन, उसकी मैरिज जो है वो रॉबर्ट्स फैमिली की लड़की वार्बी के साथ में हुई, तो उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम है शैली, और वो लड़की जो है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी हुआ, ठीक है। क्योंकि इसके पास में, यह मैंने आपसे कहा, ये क्या था? ये कैपिटल ए स्मॉल ए था, ये कैपिटल ए स्मॉल ए था, स्मॉल ए था, ये कैपिटल ए था, ये कैपिटल ए स्मॉल ए था, ठीक है बेटा। और जब जो है इसका मतलब इनमें नहीं आया बीमारी, कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, और जिसमें आया वो कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर है, ठीक है। ये क्या है बेटा? कैपिटल नॉर्मल है ना, जो अनअफेक्टेड है वो क्यों अनअफेक्टेड है? क्योंकि वो उसके पास दोनों जीन नॉर्मल है भाई। 2 जीन है, एक जीन नॉर्मल वाला है और एक ये अफेक्टेड वाला जीन है, स्मॉल है, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कैपिटल सी बोले इसके लिए, हम जो सिस्टिक फाइब्रोस के लिए मैंने चलिए ए ले लिया मैंने, बात तो वही, कैपिटल सी लूं या कैपिटल ए लूं, बात तो वही है। अब देखो यहां ध्यान से, अब यहां पे कैन क्या है? वो भी कैपिटल ए स्मॉल ए के। तो जब हमने क्या देखा, जब इन दोनों ने मैरिज किया तो क्या हुआ बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो पॉसिबिलिटी क्या हुई? यहाँ पे पॉसिबल 4 संभावनाएं थी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, और जिसको स्मॉल ए था उसको क्या हुआ बेटा? उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया उसको, ठीक है। यहाँ पे सी से कैपिटल सी शो किया, ये इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा जो डबल रेसिव कंडीशन में आया, ठीक है। क्लियर? चलिए एक काम करते हैं, सब्र से पूरा समझते हैं इसको हम, तब हम एक बार फिर से इस पर दोबारा बात करेंगे। देखिए, द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, हमें ये इस बात का पूरा पहले के साइंटिस्ट को भी अंदाजा था, पुराने डॉक्टर भी जानते थे कि कई बीमारियां ऐसी होती जो अगली एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हमको देखने मिलती हैं। द डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द फैमिलीज के। अब हमेशा पहले के जमाने में लोगों को बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भी कभी वो कोई रिश्ता तय करते थे तो पूछते थे कि लड़के की मम्मी को
कोई बीमारी तो नहीं है, लड़की की मम्मी को कोई बीमारी तो नहीं है, पिताजी को कोई बीमारी तो नहीं है, किसी को जो है वो इपिलेप्सी तो नहीं है, किसी को फैमिली में डायबिटीज तो नहीं है, किसी को फैमिली में कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो ऐसा पूछते थे वो, और उसके बाद फिर वो रिश्ता तय करते थे कि यदि किसी को है तो वो चांसेस फिर कम थे कि रिश्ता पक्का होगा। पहले के जमाने में ऐसे लोग थे। अब आप बोलोगे सर ये रिकॉर्ड कहां मिलेगा, मतलब कैसे बता पाया कोई व्यक्ति कि मेरे पिताजी, उसके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी। तो एक्चुअली में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारे मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने वाले भी कुछ लोग होते हैं। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो मैं एक बार इलाहाबाद गया, ठीक है, वहाँ पे जो है वो जो अंतिम संस्कार की कुछ रस्में होती है वो इलाहाबाद में करनी होती है। तो मैं इलाहाबाद गया, वहाँ इलाहाबाद में जो है वो जो पर्टिकुलर जो विदिशा जोन था वहाँ के एक पंडित थे, पंडित जोन है डिस्ट्रिक्ट ऐसा बेटा कि ये पंडित विदिशा जोन की जानकारी रखेगा। तो वो पंडित थे, उन पंडित ने पूछा, नाम पूछा, और उन्होंने कहा अच्छा किस क्षेत्र से आए हो, उन्होंने इस क्षेत्र से आया, मैंने बताया अपना एरिया का नाम बताया। उन्होंने जो है एक रजिस्टर निकाला और उस रजिस्टर में जो है वो उस पोथी के अंदर जो है वो मेरे फादर का डिटेल उन्होंने नोट डाउन किया कि क्या हो गया था उनको, कितने दिन से था, किस तरह की बीमारी हुई थी उनको, क्या घटना घटी थी, पूरी नोट किया उन्होंने। फिर ये भी लिखा उन्होंने कि कौन आया था अस्थि तर्पण करने, कौन आया था, साथ में कौन और आया था, मेरे साथ मेरे पड़ोसी आए थे उनका भी नाम उसमें नोट डाउन किया। बताया उन्होंने कि आपके परिवार में इससे पहले इतने साल पहले कोई व्यक्ति आए थे जो आपके हमारे ताऊ जी, उनके लड़के एक्सपायर हो गए थे तो उनके लिए वहां पे आए थे, उसके पहले वो आए थे, साथ में पूरी कहानी कि वो टाइफाइड से खत्म हो गए थे, उसके पहले जो है आज मैंने जानना चाहा उनसे कि और क्या कितना जानते हो आप, तो उन्होंने 100 साल की पूरी 100-150 साल का पूरा कहानी बता दिया। उन्होंने कहा इसके पहले का भी रिकॉर्ड हमारे पास में है और इस रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं। और ये सच्ची बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब मुझे नहीं मालूम है कि मेरे परिवार में आज के 100 साल पहले जो है वो किसको स्मॉल पॉक्स से किसी की डेथ हुई थी वो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उनको मालूम था कि इनके बच्चे का नाम ये था, इनके बच्चे। जैसे जब मैं गया तो उन्होंने मेरे पिताजी का डिटेल नोट किया, उन्होंने उसको किनको क्या हो गया था, आप लोग कितने भाई हो, ठीक, कितनों की मैरिज हुई है, मैरिज हुई तो बहू का नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, ये सारी जानकारी नोट की उन्होंने उसके अंदर। मतलब रिकॉर्ड को अपडेट करते हो। तो यही ऐसे रिकॉर्ड कई लोग, कई एजेंसी जो है जैसे कि आप देखते हैं, आपको ध्यान होगा कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि किसका बर्थ हुआ, किसका डेथ हुआ, वो भी एक तरह का रिकॉर्ड है। तो ऐसे कई लोग हैं जो रिकॉर्ड मेंटेन भी करते हैं। चलिए, तो अभी हम जो है सिंपल सी बात है, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम जो है वो अभी जो भी हमारा नॉलेज है उसको हम जो है वो ह्यूमन जेनेटिक्स पर अप्लाई करेंगे। अभी आफ्टर द रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स बिगिन के। अब मटर का पौधा बहुत हो गया भाई, मीठी मटर, स्लेथरस ओडोनेटस हुआ, स्वीट पी की बात करें हम, गार्डन पी की बात करें हम, ठीक है ना, तमाम तरह के पौधों की बात करें, पौधा बहुत हो गया, जानवर भी बहुत हो गया। अब आते हैं इंसान पर। इतना कुछ नॉलेज का इस्तेमाल क्या कहां करेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स पर बात करेंगे हम, ठीक है ना। देखिए आपके सामने एक पिडिग्री चार्ट है और ये पिडिग्री चार्ट जो है क्वीन विक्टोरिया की फैमिली का है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया की मैरिज हुई थी अल्बर्ट से, और आप देखिए इसमें कि इसमें ग्रीन जो हमने जो है वो डॉट सर्कल बनाया है वो नॉर्मल फीमेल को शो करता है, और जो ब्लू बनाया हमने नॉर्मल मेल को शो करता है। और देखिए अब ये जो है हमने जो है एक जो है वो यूके की एक बुक है जेनेटिक्स की, उससे हमने ये चार्ट लिया हुआ है। तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने शो किया कलरफुल, वैसे ही हमने ले लिया यहाँ पे। और कैरियर फीमेल हम देख रहे हैं यहाँ पे, और हीमोफिलिक मेल जो उन्होंने इंडिकेशन थे चार्ट को समझने के दे रखे, ठीक है। आप देखिए कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो कैरियर के हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं हम, कि यहां पर हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं इस चार्ट में वो बीमारी है हीमोफीलिया के। जो रॉयल फैमिली उसके अंदर एक बीमारी है वो है हीमोफीलिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो कैरियर फीमेल थी, उनका मैरिज जो है अल्बर्ट जो है किंग अल्बर्ट के साथ में हुआ, और उनके देखिए उनके बच्चे हुए। तो आप देखिए कि जो एडवर्ड 7 थे वो नॉर्मल थे, विक्टोरिया जो है कि अब जो उनकी डॉक्टर विक्टोरिया थी वो भी नॉर्मल थी। और फिर आप देखें कि जो एलिस थी उनकी डॉटर वो कैरियर थी, और उनके फैमिली में जो है आप देखेंगे कि जो है अल्फ्रेड आर्थर के। लेकिन ल्यूपोल्ड के उनकी फैमिली में एक लड़के थे ल्यूपोल्ड, उनको हीमोफीलिया हुआ, ठीक है। ये हीमोफीलिया के विक्टिम थे रॉयल फैमिली के अंदर, पहले फर्स्ट विक्टिम हीमोफीलिया का ल्यूपोल्ड, ठीक है। इनको हीमोफीलिया हुआ, क्लियर, ठीक। इनकी मैरिज हुई और इनकी जो डॉटर थी उसका नाम भी एलिस रखा गया, वो भी कैरियर थी। और एलिस के जो बच्चे थे उसमें से भी हमने कहा कि जो विस्काउंट है वो 20 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दी हीमोफीलिया के, ठीक।
और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सच्चाई है, ये रॉयल फैमिली का चार्ट समझ रहे हैं यहाँ पे के। फिर आपने क्या देखा कि ये तो हमने देखा पूरा कि यहाँ पे अब आप देखेंगे उसमें कि जो एलिस के उनकी जो क्वीन विक्टोरिया की डॉटर एलिस थी, एलिस की मैरिज हुई एक नॉर्मल मेल से और इनका भी एक बच्चा जो है वो फ्रेडरिक विलियम जो है वो 3 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, हीमोफीलिया कारण रहा उसका। ठीक है, जो इनकी डॉटर थी विट्रिस, उनके 2 बच्चे ल्यूपोल्ड और जो है वो मॉरिस को जो है वो लड़कों को जो है वो केवल लड़कों में, आप देखें केवल लड़कों में देखने मिल रहा है कि अभी तक कोई गर्ल्स के अंदर जो है वो हीमोफीलिया देखने नहीं मिला लड़कों में के, क्योंकि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो एक्स लिंक्ड है कि जो क्या है बेटा, जो एक्स लिंक्ड डिजीज है के एक्स क्रोमोसोम से संबंधित के एक्स लिंक्ड रेसेसिव के एक्स लिंक्ड रेसेसिव के। तो कोई भी फीमेल जो होती है ना, कोई भी फीमेल जो होती है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होता है और एक एक्स क्रोमोसोम मान लो डिफेक्टेड आ गया तो वो कैरियर होगी वो, पर बीमारी नहीं होगी उसको, बीमारी उसको नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम काम संभाल लेगा। लेकिन मेल जो होता है उसके पास एक्स क्रोमोसोम केवल और केवल मदर से आता है, मेल के पास में वाई क्रोमोसोम फादर से आता है, मदर से एक्स क्रोमोसोम आता है। तो मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, चाहे उस पर रिसेसिव जीन हो चाहे डोमिनेंट जीन हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसलिए हीमोफीलिया आपको मेल में देखने मिल रहा है। देखिए मदर नॉर्मल है सबकी, कैरियर मदर होगी तो देख रहे हैं आपके लड़के के अंदर आपको हीमोफीलिया देखने मिल रहा है। तो ये पूरा चार्ट देख के हमको समझ में आता है कि ये इस यहां पे कहानी छिपी हुई है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मदर से सन में आ रहा है और बीमारी आपको सन के अंदर देखने मिल रही है के, और डॉटर के अंदर देखने नहीं मिल रही क्योंकि डॉटर जो है वो हेटेरोजाइगस है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जीन जो है वो हीमोफीलिया के जीन को सप्रेस कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। क्लियर? चलिए, सिंस इट इज एविडेंट दैट control causes that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human being के। अब ऐसे हमने क्या किया, मटर के पौधे में हमने इस मटर के पौधे को उस मटर के पौधे से क्रॉस करा दिया, हमने ड्रोसोफिला फ्लाई को इस रेड आई वाली फ्लाई को हमने व्हाइट आई वाली फ्लाई से क्रॉस करा दिया। पर इंसान को हम ऐसे जो है नहीं फर्टिलाइज करवा सकते, एंड इंसान को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुमको इसके साथ ही रिप्रोड्यूस करना है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फैमिली हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि हम परिवार का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, एक जो है वो लक्षण के एक पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस को जानने के लिए के। और इस चीज को हम बोलते हैं पिडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। पिडिग्री एनालिसिस में हम जो है कई पीढ़ियों का एक साथ स्टडी करते हैं उनके। तो हम क्या करते हैं इसमें बेटा, सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन ए सेवरल ऑफ जनरेशन इन ए फैमिली। एक परिवार में कई पीढ़ियों का अध्ययन करते हैं कि एक फैमिली में, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरे फादर को क्या था, उनके पिताजी को क्या था, उनके पिताजी को क्या था, एंड पूरी फैमिली के 4-5 पीढ़ी तक का हम पूरा स्टडी करेंगे ना, जैसे हमने क्वीन विक्टोरिया में देखा था, तो हमें मालूम चलेगा एक पिडिग्री के बारे में कि परिवार के अंदर एक बीमारी का इतिहास जो है वो किस तरह का है, किस प्रकार से बीमारी जो है वो इनहेरिट होती चली आ रही है। ठीक है, इन दी pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in a family tree over generations। क्या आप देख रहे हैं कि अब इसमें कितनी पीढ़ी दिखाई पड़ रही है, जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2, जनरेशन नंबर 3, जनरेशन नंबर 4 एंड जनरेशन नंबर, आप देख रहे हैं कि 4 पीढ़ी ने 4 पीढ़ी को हम यहां पर देख के, एंड 4 जनरेशन को हम यहां पर सामने साफ देख पा रहे हैं। तो फैमिली ट्री होता है ये, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, in human genetics, pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality and the disease। क्या, और यही हमारे पास है मनुष्य की, यदि आपको ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी करना है तो एकमात्र तरीका आपके पास यही है कि आप पिडिग्री का एनालिसिस करें आप। ठीक है, चलिए अब इसके लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं, वेरी IMP। तो ये सिंबल आपको याद रखना है बेटा, कई बार एग्जाम में बिल्कुल सिंपल सा एकदम जो है वो निम्न कोटि का के डाउन स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया सिंबल के बारे में नीट के अंदर के। मेल के लिए एक स्क्वायर बना दिया आपने के, फीमेल के लिए सर्कल बना दिया आपने के। जब आपको पता ना हो कि मेल या फीमेल क्या होता है तो आप एक प्रकार से जो इस प्रकार से आप जो सिंबल बनाएंगे, सेक्स अनस्पेसिफाइड बोलेंगे के। अफेक्टेड होगा तो आपने रेड से उसको मार्क कर दिया, यहाँ पे के डार्क कर दिया उसको अपने अफेक्टेड इंडिविजुअल को के। ठीक, जब हमने मेल और फीमेल के बीच एक सिंगल लकीर को खींचा हमने तो ये शो करता है मैटिंग को, नॉर्मल मैरिज को मैटिंग को शो करता है के। और यदि 2 लकीर खींची हुई है हमने, यहाँ पे दो लकीर खींची हुई है तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है वो
कॉन्सिज्यूनियस मैटिंग को शो करता है, मतलब रिश्तेदारों के बीच में, रिलेटिव के बीच में मैरिज हो गई है, ब्रदर सिस्टर के बीच में मैरिज हो गई है, कि कजिन्स के बीच में मैरिज हो गई है, तो मतलब क्लोज रिलेशन में मैरिज जो होती है वहां पर जो है हम इस प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक नॉर्मल फीमेल, ठीक है, एक नॉर्मल मेल, इनका मैरिज हुआ, ठीक है, इनके 2 बच्चे हुए, एक इनके लड़की हुई नॉर्मल और एक इनका लड़का हुआ नॉर्मल, ये शो कर रहा है। ठीक है ना, तो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रंस बिलो, है ना बेटा। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या, लेफ्ट टू राइट, क्या लेफ्ट मतलब पहले हुआ, राइट वाला मतलब बच्चा बाद में हुआ। ठीक है, ठीक। अब पेरेंट्स मैंने कहा एक नॉर्मल मेल मैरिज हुआ एक नॉर्मल फीमेल से, इनके एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ और बेटे को बीमारी है, अफेक्टेड है। ठीक है, क्लियर। और यदि अनअफेक्टेड बच्चों की संख्या ज्यादा है तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, हमें नहीं मालूम है कि मेल या फीमेल कितने हैं, तो हमने क्या लिखा है, ऐसा सिंबल बना के हमने नंबर 5 लिखा, मतलब 5 बच्चे हैं, 5 को कोई बीमारी नहीं है, अब ये मेल या फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने अनअफेक्टेड के लिए ऐसा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सिंबल एज पर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, ये वो सिंबल है, आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमाम ज्ञान प्राप्त कर लोगे पर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगा बेटा। क्लियर। चलिए, हम जानते हैं डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोई डाउट नहीं इस बात में। इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज और अल्ट्रेशन। ठीक है, हाउएवर चेंजेस और अल्ट्रेशन डू टेक प्लेस ऑकेजनली, सच एन अल्ट्रेशन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन। हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि जो है, अब देखो ये वो म्यूटेशन वाले ही हमने 2 लाइन ली यहाँ पे। हमने क्या बोला आपसे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होता है, इसमें जनरली परिवर्तन नहीं होता है, कभी कभी कुछ परिवर्तन देखने मिलते हैं, वो म्यूटेशन के कारण होते हैं। ठीक है ना। A number of disorder in human being have been found to associate with the inheritance of change or altered genes on the chromosome। के जब क्रोमोसोम पर किसी जीन में कोई म्यूटेशन या कोई परिवर्तन हो चुका होता है और वो अगली पीढ़ी में जाता है तो उससे कई सारी बीमारियां हमको देखने मिलती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की बात करें, मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें हम, तो याद रखिएगा बेटा कि ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक बीमारियों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होती है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। देखो बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या आएगा कि क्रोमोसोम का नंबर वेरी कर गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आएगा। ठीक है ना, है ना। फिलडेल्फिया क्रोमोसोम मतलब कोई क्रोमोसोमल एवरेजन हो गया, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आएगा। लेकिन जहां पर बाकायदा आपको इनहेरिटेंस एक जनरेशन से अगले जनरेशन में देखने मिल रहा है, आपको कैरेक्टर हाइड कर रहा है, कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है अपने आपको, वहां पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन दी सिंगल जीन, के एक जीन के अंदर परिवर्तन होता है और वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है, डिफेक्टेड जीन, और फिर आप बीमारी को दर्शाता है, तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है। ठीक है, दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जैसे आपने मटर के पौधे में वंशागति को देखा था, आपने इनहेरिटेंस पैटर्न को देखा था, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न यहां पर देखने मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कैरेक्टर जो है वो ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड के, इतना हर जगह पे आपको मेल और फीमेल एक्स और वाई नहीं बनाने आपको, जब तक सेक्स लिंक्ड डिजीज ना हो, जब तक आपको डाउट ना हो कि वो सेक्स लिंक कैरेक्टर हो सकता है, तब तक आपको जो है एक्स और वाई का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस के। अब कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, देखिए ध्यान से, मतलब वे कौन सी बीमारियां हैं जहां पर सिंगल जीन में डिफेक्ट है, एक जीन में डिफेक्ट है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वंशागति हम देखते चले आ रहे हैं। और इसका मतलब ये कि कोई ना कोई कैरियर होगा, वाहक होगा, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जिनको फैला दे देता है। क्या क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि बीमारी क्या है इसमें, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसेमिया, ये वो सब बीमारियां हैं जहां पर आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखने मिलता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट और रेसिव। याद रखिएगा कि जो ये जीन है, जैसे हमने आपसे कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो देयर आर केसेस कि आप देखेंगे मस्कुलर डिस्टोनी में जो है कई बार जीन आपको डोमिनेंट भी देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर कई बीमारियां ऐसी होती हैं आपको रेसिव जीन भी देखने मिलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि पेडिग्री एनालिसिस करने पर यदि हम पेडिग्री का अध्ययन करें तो हम साफ साफ देख पाते हैं, समझ पाते हैं हम आसानी से कि कोई भी दिया गया ट्रेट डोमिनेंट है कि रेसिव है। सिंपल सी बात है, यदि डोमिनेंट ट्रेट होगा,
यदि डोमिनेंट ट्रेट होगा तो ऑफ स्प्रिंग में जिसमें वो जीन जाएगा सब में जिसके अंदर वो जीन प्रेजेंट होगा उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो के मतलब डोमिनेंट ट्रेट को आप समझ सकते हो कि जहां जिस भी कॉम्बिनेशन में वो पहुंचेगा वहां अपने आप को 100% एक्सप्रेस करेगा, जबकि रेसेसिव जो है वो केवल होमोजाइगस अवस्था में आने पर ही एक्सप्रेस करेगा। तो जैसे ही आप पेडिग्री में 2-3 जनरेशन की स्टडी करते हैं आप डोमिनेंट और रेसेसिव में डिफरेंस को आप पहचान जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, बाय पेडिग्री एनालिसिस one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. Similarly, trait may be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. It is evident that X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to the male progeny. याद रखिएगा इसे बोलते हैं आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है हमेशा एक्स क्रोमोसोम, हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम मदर से बेटे में जाता है, यानी हमेशा एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से बेटे में जाएगा, बेटे के पास जाएगा। ठीक है, और डॉटर के पास एक्स क्रोमोसोम है, मदर और फादर दोनों से आएगा। यानी फादर अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर को कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना वाई क्रोमोसोम जो है वो सन को कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि मदर हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम सन और डॉटर दोनों को कंट्रीब्यूट करेगी। तो मेल के पास में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो केवल और केवल मदर से आता है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। ठीक है, नंबर 1 ध्यान रखना बेटा के बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी दिमाग में रखना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आप जनरली कोई व्यक्ति इसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो ग्रीन और रेड के बीच में जनरल यानी मोस्ट कॉमन फॉर्म, सबसे कॉमन फॉर्म ये है कि ग्रीन और रेड में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, उसको लाइट येलो और डार्क येलो दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कलर ब्लाइंडनेस में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि व्यक्ति रेड और ग्रीन में प्रॉपर डिफरेंस नहीं कर पाता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो है एरोप्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं मिलती है, वो पायलट नहीं बन सकता है, उसको आर्मी में भर्ती नहीं कर सकते हैं, उसको जो है वो मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं मिल सकता है उसको, और उसको जो है वो मेडिकल में भी एडमिशन नहीं मिल सकता है। क्लियर, कलर ब्लाइंडनेस है तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है, रेलवे ड्राइवर नहीं बन सकते हैं, पायलट नहीं बन सकते हैं, नॉर्मल मोटर व्हीकल लाइसेंस भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि रेड और ग्रीन में डिफरेंस करना जरूरी है। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो ये क्या होता है, ये सेक्स लिंक्ड है बेटा और रेसेसिव डिसऑर्डर है ये। ठीक है, और इसका संबंध किससे होता है, एक्स क्रोमोसोम से होता है। इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते। This defect is due to mutation in certain genes present on the X chromosome के ऐसा जो है वो X क्रोमोसोम पर कुछ जीन में म्यूटेशन होने के कारण होता है। वेरी वेरी IMP, आप यदि कलर ब्लाइंड लोगों की संख्या गिनेंगे तो आप पाएंगे मोस्ट ऑफ द मेन आर कलर ब्लाइंड। अधिकांश आदमी जो है वो, यदि आप देखें हम किसकी बात करें, हम कलर ब्लाइंड लोगों की पॉपुलेशन की बात करें उसमें से आप पाएंगे कि मोस्टली लोग मेल हैं के 8% ऑफ मेल जो है कलर ब्लाइंड है और 0.4% फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड है के मतलब फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस का प्रकाश जो है वो की संभावना कम है। ऐसा क्यों है, यानी आप सोचिए तकरीबन यदि हम जो है 0.4% को मैं बोलूं 10 टाइम बढ़ाऊंगा मैं तो 4% होगा, 20 टाइम बढ़ाऊंगा तो 8% होगा, मतलब 20 गुना अधिक देखने मिल रहे हैं मेल आपको फीमेल की तुलना में कलर ब्लाइंड, क्योंकि मेल के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टेड होगा कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम उसने कलर ब्लाइंड होने से रोक देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल कैन बी कैरियर, वो कैरियर हो सकती है, मेल कभी कैरियर नहीं होता है। मेल को या तो नॉर्मल होगा या कलर ब्लाइंड होगा, मेल कैरियर नहीं है। तो मेल में बीमारी होगी, डिजीज होगी उसमें, या नॉर्मल होगा। फीमेल जो है उनमें बीमारी हो भी सकती है, वो नॉर्मल भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। फीमेल में बीमारी होने की संभावना कब होगी, जब एक्स क्रोमोसोम मदर से आए वो डिफेक्टेड हो, फादर से एक्स क्रोमोसोम आए वो भी डिफेक्टेड हो। जब 2 डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होंगे तो हमको डॉटर में, लड़की में हमको बीमारी देखने मिलेगी। ठीक है, अब देखिए क्या आप इन नंबरों को पढ़ सकते हैं। पहला वाला नंबर क्या है बताइए, फटाफट बोलते हैं ये साथ में। बिल्कुल सही, पहला नंबर है 7, दूसरा है 13, तीसरा है 16, फोर्थ है 8, नेक्स्ट है 12 और लास्ट वाला क्या है बेटा 9। यदि आप 7, 13, 16, 8, 12, 9 नहीं पढ़ पा रहे हैं मतलब आप कुछ नहीं, स्क्रीन आपका रिजोल्यूशन ठीक नहीं है। ठीक है, स्क्रीन का अभी मैं कैसे बोल दूं, इस स्क्रीन पे आप क्या मोबाइल से देख रहे हैं। गो एंड चेक विद द ऑप्थोलॉजिस्ट, वो इशिहारा चार्ट रखते हैं उसमें आपको देखकर बता सकते हैं वो लोग। ठीक है, बताइए क्या लिखा है,
12, देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, 7 and 9 पूछा था मैंने आपसे। ये क्या है नंबर में, ये क्या नंबर क्या लिखा बताओ, 9 and 7, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक नॉर्मल, देखो ये हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कलर ब्लाइंड आदमी को कैसा दिखाई पड़ता है। एक नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल जिसका नॉर्मल विजन है, उसको ग्रीन कैप दिखाई पड़ रहा है, हरी टोपी दिखाई पड़ रही है, येलो टी शर्ट दिखाई पड़ रही है उसको, और रेड उसको शू दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और जो कलर ब्लाइंड है उसे क्या दिखाई पड़ रहा है, येलो कैप, येलो टी शर्ट और येलो शू। आपको लगता है आप क्या इनको पायलट बनना चाहिए, क्या इनको जो है वो जो है मोटर व्हीकल चलाना चाहिए, क्या इनको जो है वो किसी व्यक्ति को ऑपरेट करना चाहिए जहां पे ग्रीन कपड़ा होता है, रेड ब्लड होता है के। आप समझ रहे हैं कि डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं के, यानी आप एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति को ये तीनों कलर उसको इस प्रकार दिखाई पड़ेंगे क्या, ठीक। हम जानते हैं हाउ द आई सी कलर यूजिंग द सेल्स कॉल्ड कोन्स इन द रेटिना ऑफ द आई। इफ दिस कोन्स are not there or don't work correctly, you see color differently। सारा फॉल्ट है कि कोन में भी कोई प्रॉब्लम होगा, जीन में कोई प्रॉब्लम है, उससे कोन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो आप प्रॉपर कलर को नहीं समझ पाएंगे आप, ठीक है ना, क्लियर। और ये हमने ऑलरेडी जब आई पढ़ा तो वहां पर हमने इसके बारे में जिक्र किया था आपसे, ठीक है। तो अब देखिए हमें मालूम है टाइप ऑफ कोन, मोस्ट पीपल हैव थ्री टाइप ऑफ कोन्स इन देयर आई एंड ईच रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। द डिफरेंट टाइप्स आर सेंसिटिव टू आइदर रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। इफ वन ऑफ दिस टाइप ऑफ कोन इज मिसिंग और इज नॉट वर्किंग, you won't see that color। There are about 4 to 6 million cone and 90 million rods in the eye। समझ गए बेटा, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू में से कोई भी कोन डिफेक्टेड होगा तो वो वाला कलर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, ठीक है। अब जो है कलर ब्लाइंडनेस के कारण क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस आर इनहेरिटेड, अधिकांश कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेड होती है। परंतु कभी कभी देखा गया है कुछ लोग जो है वो अधिक आयु बढ़ने पर भी जो है कलर को नहीं पहचान पाते हैं, तो वहां पर कलर ब्लाइंडनेस का संबंध बेसिकली ब्रेन के इंफॉर्मेशन को रिटर्न ना करने से होता है। कई बार देखा गया है कि आई प्रॉब्लम से ग्लूकोमा हुआ, मैकुलर डिजनरेशन हुआ, उसमें भी जो है व्यक्ति कलर नहीं पहचान पाता है। तो ये ऐसे कारण है जो नॉन जेनेटिक कारण है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक कारणों से होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, नॉर्मल कलर विजन में आपको बाकायदा पूरे 7 स्पेक्ट्रम ऐसे दिखाई पड़ेंगे पैलेट के, 92% लोग के नॉर्मल मेल की बात कर रहे हैं हम के, ठीक है। ड्यूटेरोन एनोमली में आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ड्यूटेरोन एनोमली में क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि देखिए इसमें कि आप प्रॉपरली आप रेड कलर को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आपके, और प्रोटोन एनोमली में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रॉपरली जो है वो आप क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर आप जो है वो ग्रीन और रेड में प्रॉपर डिफरेंस आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। प्रोटोनेपिया देख रहे हैं आप, तो प्रोटोनेपिया में आपको रेड कलर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। ड्यूटेरोनेपिया में जो आप देख रहे हैं वहां पे भी आपको रेड कलर जो है वो कम देखने मिल रहा है आपको। तो देयर आर वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटीज की हमें देखने मिलती है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं बेटा, तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर, ठीक है। जब हम डाल्टनिज्म की बात करते हैं, आप देखिए इसमें कि जो है वो प्रोटोनोपिया का मतलब क्या होता है कि ब्लाइंडनेस इज फॉर रेड कलर, व्यक्ति रेड कलर नहीं देख पाता है, ध्यान से सुन के। जब आप बोलते हैं प्रोटोनोपिया कहते हैं तो प्रोटोनोपिया बोलते हैं, प्रोटोनोपिया में क्या होता है, व्यक्ति रेड कलर को पहचान ही नहीं पाता, उसको रेड का मालूम ही नहीं, उसको रेड क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। और जो है वो ट्राइटोनोपिया में मतलब व्यक्ति येलो और ब्लू कलर को के लिए उसको ब्लाइंडनेस होती है, मतलब उसके स्पेक्ट्रम में येलो और ब्लू कलर वो नहीं देख पाता है, ठीक है, क्लियर। अब why color blindness? This is because the genes that lead to the red green color blindness are on the X क्रोमोसोम के। ऐसे जीन जो रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के जीन होते हैं वो X क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। मेल्स हैव ओनली वन X क्रोमोसोम। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. एंड फीमेल हैव टूट के, देखिए सिंपल से। अब ये क्यों बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि भाई मेल में 8% क्यों कलर ब्लाइंडनेस है, फीमेल में 0.4% क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस ये है कि मेल के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और हमेशा एक्स क्रोमोसोम जो है मदर से बेटे में जाता है। द सन ऑफ ए वुमन हु कैरीज द जीन, देखिए द सन ऑफ ए वुमन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांसेस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, ठीक है। मतलब ये है कि यदि कोई वुमन कैरियर है,
वहां के कलर ब्लाइंडनेस की करियर है, तो उसके बच्चे में जो है 50% संभावना है कि डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम पहुंचे। जिसे मैंने आपसे कहा कि ये फीमेल है नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम और ये डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम के, तो दोनों में से कोई भी एक्स क्रोमोसोम जो है बच्चे जो है वो बच्चे में जब पहुंच सकता है, वो मतलब जब ओवम बनेगा तो एक ओवम में एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होगा और दूसरे में डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दोनों के सेग्रेगेट होने की पॉसिबिलिटी बराबर बराबर है, तो इसका मतलब 50% चांस है कि लड़का उसका कलर ब्लाइंड हो सकता है। द मदर इज नॉट इट्स herself colorblind because the genes is recessive। के मदर खुद कलर ब्लाइंड क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पास में एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होता है और ये जीन रेसेसिव है, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, दैट मींस इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड। के याद रखिए, डॉटर सामान्यतः कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि और ऐसा कब तक नहीं होगा? जब तक कि उसके फादर कलर ब्लाइंड ना हो। यदि डॉटर के फादर कलर ब्लाइंड है और मदर कैरियर है, एक लड़की है उसके पिताजी कलर ब्लाइंड है, डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा, और मदर कैरियर है तो एक मदर से आएगा डिफेक्टेड। तो इसका मतलब ये फिर लड़की की संभावना है कि 50% जो लड़कियां हैं वो, देखो बेटा क्या होगा, यदि फादर कलर ब्लाइंड है, मदर जो है वो कैरियर है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक नॉर्मल एक ऐसा बने, लड़की नॉर्मल होगी, कैरियर होगी, और जब जो है वो ऐसा बनेगा तो लड़की में कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब आप देख रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको एक पेडिग्री चार्ट यहां पर दिखाई दे रहा। इस चार्ट को यदि मान लो हमको ब्लैंक चार्ट दे रखा है, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यहां पे कि पहले तो सबसे पहले हमने चार्ट में क्या देखा? हमने देखा कि नंबर 1 नंबर 2 मेल और फीमेल को जो है कोई बीमारी नहीं है, कि दे आर नॉर्मल, मतलब इनको बीमारी नहीं, पर बच्चे में बीमारी दिखाई पड़ रही है, मतलब कैरेक्टर है रेसेसिव। के यदि कैरेक्टर डोमिनेंट होता तो मदर फादर में से किसी में बीमारी जरूर होती। ठीक है, कोई डोमिनेंट तो एक्सप्रेस करता है, तो एक बात तो मालूम चल गई कि ये कैरेक्टर रेसेसिव है। ठीक है, अब दूसरा, ये सेक्स लिंक्ड है या नहीं है? आप देख रहे हो कि हमने जनरेशन सेकंड को देखा, हमें लिखा कि हाँ एक बेटे को बीमारी हो गया यहां पे। ठीक है ना, एक लड़के को बीमारी हुआ। फिर हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो देखो एक लड़के को बीमारी हुआ, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये डॉटर है, इस डॉटर को बीमारी नहीं हुआ है, इस डॉटर को बीमारी नहीं हुआ। ठीक है, जब मैरिज हुआ इस डॉटर का, नॉर्मल मैन से मैरिज हुआ, तो इसके लड़के को भी बीमारी हो गया। ठीक है, ऐसे इसके भाई को बीमारी था। फिर आपने क्या देखा? इस डॉटर का भी मैरिज जो है नॉर्मल व्यक्ति से हुआ। ठीक है, नॉर्मल डॉटर हुआ, उसका मैरिज आगे हुआ, तो हम देख रहे हैं फिर जो है मतलब बीमारी केवल और केवल आपको मेल में देखने मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जब बीमारी केवल मेल में देखने मिल रही है और हर बार आपको मदर जो है नॉर्मल दिखाई पड़ रही है, बीमारी आपको जो है वो कहां देखने मिल रही है? मेल में देखने मिल रही है आपको, और आपको जो मदर है वो नॉर्मल दिखाई पड़ रही है, जबकि फादर में जिस फादर में बीमारी है उससे यदि हम उसका जब हमने कहा यहां पे देखा ना, इसको बीमारी, इसका मैरिज इससे न हुआ। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि बच्चे नॉर्मल है यहां पे। इसका मतलब केवल और केवल मेल में बीमारी देखने मिल रही है, और देखा गया इसमें ऐसा समझ में आता है इसमें कि जो नॉर्मल डॉटर थी, जब उसकी मैरिज हुई तो उसके लड़के को बीमारी हुई। ठीक है, जबकि जिस लड़के को बीमारी थी उसकी मैरिज हुई तो उसके बच्चे नॉर्मल रहे। इसका मतलब ये कि ये बीमारी का संबंध जरूर मेल और फीमेल से, मतलब कैरेक्टर इज दी सेक्स लिंक कैरेक्टर। ठीक है, और उसमें से भी कैरेक्टर जो है, यदि ये कैरेक्टर वाई लिंक्ड होता, तो वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से जो है वो फादर से हमेशा बेटे में जाता है। ठीक है, तो बेटे को बीमारी होती, तो चूंकि फादर से बेटे में कैरेक्टर नहीं गया है, बीमारी नहीं, उसका मतलब ये वाई लिंक्ड नहीं है कैरेक्टर ये। ठीक है, और ये कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर है एक्स लिंक। तो मालूम चला हमें कि बीमारी जो है वो सेक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम से संबंध है इसका, और ये रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं आपको पेडिग्री के 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, तो सारा डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझिए आपकी कैसे पहचाना आपने कहा मदर फादर दोनों नॉर्मल है, बच्चे को बीमारी है, मतलब रेसेसिव डिजीज के बीमारी केवल मेल में हो रही है, फीमेल में नहीं हो रही है। बीमारी सन से फादर से सन में नहीं जा रही है, बल्कि मदर से सन में जा रही है। के मतलब मदर कैरियर हो सकती है, मतलब बीमारी एक्स लिंक्ड है। ठीक है, फिर आते हैं हम हीमोफीलिया की बात करते हैं हम। क्लियर? ठीक है, अब
मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि मैं आपको जो है वो इस लेक्चर को आप देखेंगे तब मैं उसी दौरान में आपको जो है वो आई विल प्रोवाइड ए शीट जिसमें मैं आपको कलर ब्लाइंडनेस के कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे 10-20 क्वेश्चन है या मैं एक आपका डीपीपी, आपका बेहतर तरीका है कि मैं आपका एक डीपीपी ऐसा ले लूंगा जिसमें मैं आपको कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इससे जुड़े हुए जो इनहेरिटेंस के क्वेश्चन है वो एक साथ दे दूंगा। ठीक है, कुछ पिडिग्री वाले क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो सबसे बड़ा तरीका तो ये कि हम जो है अलग से उसको जो उस डीपीपी को हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको हम, उसमें क्या होगा कि आपकी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन सबके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे आपके। और दूसरा क्या होगा आपका कि आप पिडिग्री वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दे दूंगा आपको, तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा समझने, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में फिर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, जब तक आप सबको नहीं बनेगा तब तक मैं करवाता रहूंगा, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हीमोफीलिया की। ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है कि मतलब इसका संबंध भी किससे है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम से। ये भी रेसेसिव डिजीज है के, ये एक्स लिंक्ड होती है बेटा ये बीमारी के, विच शोज इज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू दी मेल प्रोजेनी। मतलब कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में जा रहा है, मतलब ये एक्स लिंक्ड बीमारी के। याद रखिए एक्स लिंक्ड का पैटर्न ये होता है कि मदर होती है कैरियर और बीमारी पहुंचती है बेटे में के, तो कैरियर फीमेल से बीमारी मेल प्रोजेनी में जाती है के। इस बीमारी में भी ए सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड। यहां पर भी क्या होता है हीमोफीलिया में भी, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग में कई सारे फैक्टर काम करते हैं, फैक्टर 8 भी काम करता है। तो देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। कई फैक्टर होते हैं, क्रिसमस फैक्टर हुआ, फैक्टर 8 हुआ, जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, वो मिसिंग होते हैं इसमें के म्यूटेशन कारण मिसिंग होते हैं, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। तो छोटी सी चोट लगने पर भी लगातार ब्लड निकल रहा होता तो वैसे में व्यक्ति ओवर ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, देखिए आप ना, मतलब ये जो ब्लड निकल रहा है ये ब्लड यदि रुकेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? देखिए इंजुरी ऑकर नॉर्मली क्या होता है अटैक, नॉर्मल कंडीशन में इंजुरी हुआ ब्लड वेसल में, ब्लीडिंग हुआ, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसमें फैक्टर 8 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट को वहां पे फॉर्म करता है और एक पूरा प्लग बन जाता है, एक पूरा का पूरा जो है वो थक्का बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है जो कि सील कर देता है उस हिस्से को और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। जबकि हीमोफीलिया में क्या होता है कि फैक्टर 8 जो है वो मिसिंग होता है और इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता, तो लगातार ब्लड बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, और ये बीमारी का संबंध भी किससे बेटा, एक्स क्रोमोसोम से। देखिए आप कैरियर मदर है, एक एक्स क्रोमोसोम देखिए इसका डिफेक्टेड, एक नॉर्मल है, एक इसका ये डिफेक्टेड। ये डिफेक्टेड वाला हमने ऐसे रेड से शो कर दिया, हमने नॉर्मल वाले को हमने ऐसे शो कर दिया, समझ लीजिए ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है ना, ये नॉर्मल एक्स और वाई है इसके फादर के। ठीक है, आपने क्या देखा कि बेटे में हमेशा एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से ही जाएगा। तो मदर के पास एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, नॉर्मल वाला जाएगा तो बच्चा नॉर्मल, लड़का नॉर्मल होगा। लेकिन जब डिफेक्टेड वाला जाएगा तो लड़के को हीमोफीलिया हो जाएगा। लेकिन डॉटर जो है, डॉटर में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक फादर से आता है एक मदर से आता है। फादर से हमेशा नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। यहां पे इस केस में फादर से हमेशा नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, मतलब डॉटर जो है दोनों नॉर्मल रहेंगी। एक डॉटर में जिसमें जो है वो मदर से डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आएगा, वो कैरियर के समान व्यवहार करेगी, अगली पीढ़ी में कैरेक्टर को भेजेगी, जबकि दूसरी डॉटर जो है वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ड्यू टू दिस in an affected individual a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female carrier for hemophilia may transmit the disease to the son के। तो यहां पर फीमेल इज ऑलवेज ए कैरियर के, मेल को बीमारी होगी या नहीं होगी, दो ही पॉसिबिलिटी के। The possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare। क्यों? देखो बेटा बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा देखा गया है कि फीमेल को हीमोफीलिया की संभावना काफी कम होती है। कारण उसके पीछे रहता है कि फीमेल को हीमोफीलिया होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो उसके फादर भी हीमोफिलिक हो, मदर कैरियर हो, फादर हीमोफिलिक हो, तब जाके 2 डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम एक साथ आए। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे मेल जो हीमोफिलिक होते हैं उनका लाइफ लंबा नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है वो लाइफ लंबा नहीं होता है, तो दे आर जनरली नॉट
अटेंडिंग द एज ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज को अटेंड नहीं कर पाते हैं। अब हमारे पास ट्रीटमेंट कई सारे हैं, तो आप शायद से हम सेव भी कर लें व्यक्ति को, लेकिन चलिए मान लीजिए ऐसा भी हो गया तो भी आप देखेंगे कि हीमोफिलिक फीमेल जो होती है वो भी लंबा सर्वाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ब्लड निकलेगा तो वो ब्लीडिंग कभी रुकेगी नहीं, वो ब्लीडिंग के देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं कर पाने से बड़ी से बड़ी समस्या होती है। लेकिन मैंने वही कहा ना आपसे कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लिखा है द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, मदर कैरियर होना चाहिए, एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक ब्रैकेट का अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि व्यक्ति उतना लंबा जीते ही नहीं है कि वो जो है वो बच्चे उत्पन्न कर सके वो, इसलिए जो है संभावना काफी कम हो जाती है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज सी वॉज ए कैरियर ऑफ द डिजीज। के फैमिली जो पूरी रॉयल फैमिली में पूरी गड़बड़ शुरू कब से हुई है, जब क्वीन विक्टोरिया मैरिज होकर आई थी, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है वो हीमोफीलिया की कैरियर थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वीन विक्टोरिया जो एक कैरियर थी, वहीं से पूरी कहानी की शुरुआत हुई है। यानी क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर, जब अल्बर्ट ने उनसे मैरिज किया उसके बाद ये कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला गया ये कैरेक्टर। ठीक है ना, ठीक, इसका पेडिग्री चार्ट यदि हम देखें यहाँ पे तो देखो एक बार, अब देखो समझो इसके पेडिग्री चार्ट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बीमारी का पैटर्न देखिए आप। ठीक है, नंबर 1, मदर फादर दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं, दोनों को बीमारी नहीं है, पर बच्चे में बीमारी दिखाई पड़ रही है, लड़के में बीमारी दिखाई पड़ रही है। मदर फादर दोनों नॉर्मल है, परंतु बच्चों में बीमारी है, मतलब कैरेक्टर है रेसेसिव। समझिए बात को, पहले सबसे पहला काम करना है रेसेसिव है कि डोमिनेंट है ये पहचानना है। क्लियर। दूसरा, बीमारी केवल आपको लड़कों में देखने मिल रही है, लड़कियों में देखने आपको नहीं मिल रही है वो। के और हमेशा आप देख रहे हो कि जो बीमारी है उसका इनहेरिटेंस इस तरह का है कि वो बीमारी एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जा रही है। फीमेल्स आर नॉर्मल, मेल अफेक्टेड, के मतलब बीमारी का संबंध जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से है, और चूंकि एक्स क्रोमोसोम मदर से हमेशा सन में आता है, और उसके बाद सन में लड़कों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। बीमारी है एक्स लिंक्ड, बीमारी क्या है वो एक्स लिंक्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट बीमारी पे बात करते हैं हम, सिकल सेल एनीमिया। कितनी बार आएगा ये? कई बार आ चुका, ये मॉलिक्यूलर वैसे ऑफ इनहेरिटेंस में आ चुका, ये म्यूटेशन में आ चुका, लगातार हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये क्या है? ऑटोसोमल, मतलब सिकल सेल एनीमिया का कोई संबंध सेक्स क्रोमोसोम से नहीं है, मतलब इसका इनहेरिटेंस मेल और फीमेल दोनों में इक्विवेलेंट होगा, मेल और फीमेल में ये बीमारी अंतर नहीं करेगी। ठीक है, रेसेसिव ट्रेट है, मदर फादर नॉर्मल होंगे, कैरियर हो सकते हैं, बीमारी बच्चों में फैल सकती है। ठीक है, फिर दोनों पार्टनर जब कैरियर होंगे तो बीमारी हमको बच्चों में देखने मिलेगी। क्या? द डिजीज इज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। हमने कहा कि यहां पर जो नॉर्मल एलील है वो HbA है, और जो डिफेक्टेड एलील है वो HbS के। तो हमेशा बीमारी किसमें होगी? जिसमें 2 डिफेक्टेड HbS होंगे, वहां बीमारी हमको ये देखने मिलेगी। के तो आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप, 3 पॉसिबल जीनोटाइप है बेटा। एक जीनोटाइप है HbA नॉर्मल, HbA HbS कैरियर, HbS डिजीज। ठीक है ना, तो क्या लिखा है इसमें? आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल विद HbS शो द डिजीज फिनोटाइप। हेटेरोजाइगस जो होते हैं वो अनअफेक्टेड दिखाई पड़ेंगे, बीमारी उनको नहीं होगी, लेकिन वो अगली पीढ़ी में जो है वो कैरेक्टर को भेजेंगे, मतलब उनके 50% गैमीट ऐसे होंगे जिनमें कि डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगा। देखिए, नॉर्मल आरबीसी की तुलना में सिकल सेल आरबीसी जो है आपको जो है वो हार्डन होती है और हंसी के समान हमको दिखाई पड़ती है। जब ये बारीक वेसल से गुजरती है तो वहां पे क्लंपिंग करती है, ब्लड के फ्लो को वो रोक देती है। ठीक है, और ऐसी आरबीसी को जो है वो स्प्लीन तेजी से रप्चर करती है, इसलिए ऐसे लोगों को जिनको सिकल सेल, जिनके अंदर सिकल सेल की बीमारी होती है, उनमें एनीमिया देखने मिलता है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल देख रहे हैं आप। ठीक, ये डिफेक्ट क्यों होता है? कई बार बताया मैंने आपको कि यहां पर ग्लूटामिक एसिड जो एक एमिनो एसिड है उसका सब्स्टिट्यूशन वैलिन एमिनो एसिड से हो जाता है, और ऐसा परिवर्तन कहां होता है? ये जो है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो होती है उसकी 6th पोजीशन पे होता है। वेरी IMP। क्या?
ठीक है, कई बार मैं बेटा ऑलरेडी इसको रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, परिवर्तन कहां होता है सिकल सेल एनीमिया में? ये परिवर्तन होता है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ गया होता है, मतलब जो कोड है वो GAG से बदल के GUG हो गया होता है, और इस कारण से बीमारी होती है। ये एक प्रकार का जीन म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है। क्लियर? और जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होता है वो पॉलीमराइजेशन करता है लोअर ऑक्सीजन पे, और जो है उसका आरबीसी का शेप वो चेंज करता है। आरबीसी हंसिए के समान सिकल शेप की दिखाई पड़ती है। तो दिस इज द इमेज जो हमने देखा है यहाँ पे, किस प्रकार का देखो आप देख रहे हैं आप कि जो है 6th पोजीशन पे जो है वो परिवर्तन हुआ है यहाँ पे, है ना? ठीक है, अब पिडिग्री चार्ट देखें इसका। अब एनसीईआरटी में ये चार्ट देखा, दिस इज दी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। अब गौर से देखो इसमें के, इस बीमारी में नंबर 1 मदर फादर नॉर्मल है, बीमारी बच्चों में है, मतलब करेक्टर है रेसेसिव। ठीक है, बीमारी जो है वो एक सन को भी है और एक डॉटर को भी है, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि बीमारी जो सन से डॉटर में गई या केवल सन अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये बीमारी है ऑटोसोमल। ठीक है, आप देख रहे हो ना बेटा इसमें कि बीमारी जो है वो ऑटोसोमल हमको दिखाई पड़ रही है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा यहां पर मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है ना बेटा? ठीक है, और मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल है, रेसेसिव है ये, और ये ऑटोसोमल हो गया ये। क्लियर? ठीक है, क्लियर? तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव को शो करता है। यदि केवल मेल और मेल होते हैं यहां पे, तो हम फिर डाउट करते हैं किस पर, सेक्स लिंक पर बात करते हैं हम। ठीक है, फिर आते हैं हम फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें बेटा। This is inborn error of metabolism is also inherited as an autosomal recessive trait के, ये भी मेटाबॉलिज्म का इनबॉर्न एरर के। याद रखिएगा बेटा, जो गेरार्ड है के, एक सर आर्कीवॉल्ड गेरार्ड नाम था इनका, सर आर्कीवॉल्ड गेरार्ड। ठीक है, आर्कीवॉल्ड गेरार्ड ने इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में सबसे पहले बताया था कि ये डॉक्टर थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाई बर्थ होती हैं, इनको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहा था। तो आर्कीवॉल्ड गेरार्ड जो है वो इस प्रकार के, हम कहते हैं कि जो साइंस ऑफ द इनहेरिटेड डिजीज है उसकी शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट में से एक थे। ठीक है, this inborn error of metabolism is also inherited by the autosomal recessive trait. The affected individual lack an enzyme that convert the amino acid phenylalanine into the tyrosine, और ये पढ़ा हुआ हमने पहले क्या। As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into the phenyl pyruvic acid and other derivative, और जैसे phenylalanine ब्रेन में इकट्ठा होता है ये मेंटल रिटार्डेशन करता है ये, और एक्स्ट्रा अमाउंट उसका यूरिन से बाहर निकलता है क्योंकि किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। चूंकि यूरिया मतलब यहाँ पे वर्ड मतलब यहाँ पे यूरिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन के साथ में फिनाइल एलेनिन बाहर निकलता है, ठीक है, और ब्रेन में इकट्ठा होता है, उससे मेंटल रिटार्डेशन होता है। देखिए ध्यान से, ये हम पहले भी बेटा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो फिनाइल एलेनिन है वो बेसिकली टायरोसिन में कन्वर्ट होता है बेटा, और एंजाइम काम करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के, और यही वो एंजाइम होता है पीकेयू, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, यही एंजाइम मिसिंग होता है, जीन में म्यूटेशन होता है, ये नहीं बन पाता है, इसलिए फिनाइल एलेनिन का परिवर्तन टायरोसिन में नहीं हो पाता है, और इसलिए जो है वो फिनाइल एलेनिन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, पेडिग्री चार्ट देखते हैं इसका। देखो, मेल और फीमेल नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। बीमारी आपको कहां देखने मिल रही, बीमारी आपको देखने मिल रही कहां पर, बीमारी आपको देखने मिल रही है वो ऑफ स्प्रिंग में। जब मेल और फीमेल नॉर्मल है, बीमारी ऑफ स्प्रिंग में देखने मिल रही है, मतलब बीमारी है रेसेसिव, ट्रेट है रेसेसिव। सबसे पहले तो यही पता लगाओ, फिर सेक्स लिंक है या नहीं है। बीमारी लड़के को हुई यहाँ पे, फिर हमने देखा कि एक डिफेक्टेड फीमेल को जब मैरिज कराया तो क्या देखा हमने देखा इसको भी बीमारी हो गया। इसका मतलब ये कि बीमारी की प्रिविलेंस, बीमारी की संभावना मेल और फीमेल दोनों में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी जो है वो सेक्स लिंक नहीं है, इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट थैलेसेमिया की बात करते हैं हम, चलिए, है ना। आज हम बीमारियों का नाम ले लेके उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। थैलेसेमिया की बात करते हैं हम, तो थैलेसेमिया इज ए ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज के, ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज के, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन, जब दोनों पार्टनर जो है वो अनअफेक्टेड कैरियर होंगे तो अगली पीढ़ी में कैरेक्टर चला जाएगा, बिल्कुल जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वैसे ही।
दिस डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन, ये भी म्यूटेशन या डिलीशन के कारण होता है ये। और इसमें क्या होता है बेटा कि जो अल्फा और बीटा चेन है वो कम संख्या में बनती है। जो देखो थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया होता है, तो इसमें क्या होता है या तो अल्फा चेन या बीटा चेन जो है वो कम नंबर में बनती है, और जब कम नंबर में बनती है तो उससे जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है ये थैलेसीमिया का कारण होता है। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, कम बनती है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन जो है वो अफेक्टेड होती है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 और HbA2 जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। याद रखिएगा क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 पर जो है अल्फा थैलेसीमिया के जीन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि आप देख रहे हैं अल्फा थैलेसीमिया जो है वो किससे कंट्रोल होता है, दो क्लोजली लिंक्ड जीन होते हैं HbA1 और HbA2 जो क्रोमोसोम नंबर 16 पर होते हैं, वो उससे ये कंट्रोल होता है बेटा, उनमें डिफेक्ट होता है। ठीक है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो HBB जीन होता है वो अफेक्टेड होता है इसमें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन है आईएमपी के, तो याद है क्रोमोसोम नंबर 16 पर अल्फा थैलेसीमिया, क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा थैलेसीमिया के। थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से किस प्रकार से डिफरेंट है, वेरी वेरी आईएमपी के, कैसे थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से डिफरेंट है। फर्क इतना सा है बेटा कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव का प्रॉब्लम मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा बन रहा है बेटा, जो हीमोग्लोबिन है हम बात करते हैं इसमें कि जो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम का मतलब है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीमोग्लोबिन बन रहा है उसका गुणवत्ता गड़बड़ है, उसमें डिफेक्ट आ गया, उसके हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ गया क्योंकि एक एमिनो एसिड जो है वो बदला गया उसमें। तो हमने क्या बोला से क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बोला के, जबकि थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम का मतलब है कि यहां पे सब कुछ ठीक है, ये हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप भी ठीक है, प्रोटीन चेन भी ठीक है, ग्लोबिन चेन भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि चेन जो नंबर में कम बन रही है, यानी जो बीटा ग्लोबिन चेन है या अल्फा चेन है वो संख्या में कम बन रही है। तो प्रॉब्लम कैसे अराइज हुआ, प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ अराइज कि प्रोटीन चेन के अंदर कोई डिफेक्ट है या हीम ग्रुप में कोई डिफेक्ट है, उससे प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम किससे हुआ कि नंबर कम पड़ रहा है यहाँ पे, जितना हीमोग्लोबिन चाहिए उसकी तुलना में अल्फा या बीटा चेन कम बन रही है, मतलब प्रॉब्लम इज इन क्वांटिटी। तो दिस इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या है, प्रॉब्लम लाइज इन दी क्वालिटी ऑफ द चेन में फॉल्ट है कि एक छठे नंबर पे 6 नंबर पे जो है वो एमिनो एसिड गलत जुड़ा हुआ, तो वो क्वालिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो याद रखना, भूलना नहीं कि थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाले में फॉर्मर में क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है जहां पर जो है वो केवल कुछ ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि दूसरे वाले में क्या होता है कि ग्लोबिन मॉलिक्यूल तो बराबर संख्या में बनता है लेकिन वो डिफेक्टेड बनता है, इनकरेक्ट बनता है, तो वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। तो सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, जबकि थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्लियर, चलिए अब हम इसका जो है वो चार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमको सिकल सेल एनीमिया का जो है वो चार्ट जो है थैलेसीमिया का, अब देखो बेटा थैलेसीमिया का चार्ट तो हम ऑल देखो, मतलब मैंने आपसे कहा कि थैलेसीमिया प्रॉब्लम जो है वो भी बिल्कुल रेसेसिव डिजीज है, वो भी क्या है बेटा, वो भी एक प्रकार से ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, तो पैटर्न भी उसका पेडिग्री का इसका हमें सिकल सेल एनीमिया के समान ही देखने मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की बात करें। अब देखो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की बात करी आपने, तो किसका मतलब क्या है, देखिए गौर से, जब भी कभी आपने क्या देखा, आपने पहले हम इसको, ये तो सिकल सेल एनीमिया हम ऑलरेडी डिस्कस किए, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है ना, अभी हम इस पर फोकस करते हैं। मदर फादर में से एक को बीमारी है, ठीक है, फिर आपने क्या देखा, जिसके पास वो जीन गया उसको बीमारी हुई, फिर इसमें से इसको बीमारी हुआ, मैरिज हुआ इसको बीमारी हुआ, मतलब ये है कि एवरी जनरेशन इज हैविंग ए अफेक्टेड डिजीज पर्सन के, यानी हर पीढ़ी में आपको जो है वो अफेक्टेड पर्सन देखने मिल रहा है। मतलब ये है कि दिस इज ए डोमिनेंट डिसऑर्डर के। आप बोलोगे सर सबको क्यों नहीं हुआ, अरे भाई डोमिनेंट जीन जिसके पास होगा वो भी तो हेटेरोजाइगस हो सकता है, ना बेटा, कैपिटल डी स्मॉल डी, जिसके पास कैपिटल डी गया उसको बीमारी हो गया, स्मॉल डी गया उसको नहीं हुआ, है ना बेटा। ठीक है, तो डोमिनेंट जीन होगा तो आपको जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2, जनरेशन नंबर 3 के आपको हर पीढ़ी में जो है अफेक्टेड आदमी देखने मिलेगा आपको के, और मेल और फीमेल दोनों इक्वली देखने मिल रहा है। मतलब ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में। देखिए मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज अ लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द मसल फंक्शन। सिम्टम में क्या है, इसमें ग्रेजुअली वर्सनिंग मसल लॉस एंड वीकनेस, के मसल्स का लॉस होने लगता है, व्यक्ति को वीकनेस रहने लगती है यहाँ पे,
मसल्स ऑफन कॉन्ट्रैक्ट एंड अनेबल टू रिलैक्स, के मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो रिलैक्स नहीं हो पाती आसानी से। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर विच इज टिपिकली इनहेरिट फ्रॉम ए पर्सन्स पेरेंट, के ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जो पेरेंट से बच्चे में पहुंचता है। मतलब निश्चित तौर पर जिस भी व्यक्ति को मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी उसके मदर फादर में से एक को ये बीमारी जरूर रही होगी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे जिसकी मदर फादर में से किसी को ये बीमारी ना हो, ठीक है। जीन इज लोकेटेड ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, के ये जीन, इसका जीन जो है कहां होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 की लॉन्ग आर्म पे होता है, कि इसका जीन जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 19 की लॉन्ग आर्म पे होता है। मतलब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में निश्चित तौर पे जिसको बीमारी है उसके मदर फादर में से एक को बीमारी होगी, क्योंकि कारण ये कि जीन जिससे भी आया होगा, मदर या फादर से जीन आया होगा, वहां पर जीन डोमिनेंट जीन अपने आप को जरूर एक्सप्रेस करेगा वो, ठीक है। देखिए आप है ना, देखो मदर को बीमारी है, फादर को नहीं है, बीमारी बच्चे को हुई, ठीक है, बीमारी बच्चे को हुई, ठीक है। जब इसकी ये इन दोनों का मैरिज हुआ तो मदर को बीमारी है, बच्चे को बीमारी है, आप देख रहे हो। मतलब हर जनरेशन में आपको, एवरी जनरेशन में आपको जो है कोई एक अफेक्टेड बच्चा आपको देखने मिलेगा यहां पे, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई मेंडेलियन डिसऑर्डर के ऊपर बात किया हमने देखा कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब किस तरह का उनका वंशागति होता है यहाँ पे हम, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा और हम जो है वो लेक्चर को थोड़ा सा और हम जो है उसको थोड़ा लंबा करते हैं, थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट और देखते हैं जहां पे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर बात करते हैं। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड are caused due to the absence or excess of the abnormal arrangement of the one or more chromosome, कि क्यों होते हैं? कई बार क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन होता है, मतलब जो म्यूसिस में क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट होना चाहिए था एनाफेज फर्स्ट में नहीं हो पाते हैं, उससे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो कई बार एक के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एक कम हो गया, तो ऐसा दोनों गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों में ऐसा हो सकता है। परंतु जनरली क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि इसका कारण क्या है, इसका कारण है नॉन डिसजंक्शन के। तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम, इसे एन्यूप्लाइडी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। याद रखिएगा, इसे डाउन सिंड्रोम की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है उसकी में एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे सबके अंदर क्या है, क्रोमोसोम नंबर 21 के 2 सेट है, एक मदर से आया, सेट में 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम मदर से आया और एक फादर से आया। मान लो 2 क्रोमोसोम एक साथ आ गए थे, मदर से 2 आगे होते, फादर से 1 आता तो 3 हो गए थे, फादर से 2 आते मदर से कहा तो भी 3 हो गए थे। तो मतलब नॉर्मली कोई भी क्रोमोसोम जो है जोड़े में होता, 2 क्रोमोसोम होते हैं उसमें के, लेकिन कभी मान लो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि 2 से बढ़कर ये 2+1 हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ट्राइसोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइसोमी बोलेंगे। नॉर्मली 2, देखो नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली 2 क्रोमोसोम तो होते ही होते हैं, यदि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ गया तो 3 हो गए तो ट्राइसोमी बोलेंगे। एक क्रोमोसोम घट गया इसमें से तो एक बचा, मोनोसोमी बोलेंगे उसको हम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम 21 की आ जाती है, मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ दी ट्राइसोमी, ये ट्राइसोमी का एग्जांपल है। जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं होता है, मतलब जो बच्चा है उसमें 44 ऑटोसोम प्लस XO हो गया, मतलब एक एक्स है और दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो 44 प्लस XO हो गया, एक ही एक्स है, तो ये क्या है, ये मोनोसोमी हो गया। तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन फीमेल में, बेसिकली फीमेल में होगा बेटा, ह्यूमन फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा तो टर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस अल्टर after failure of cytokinesis after the telophase stage of cell division results in an increase in the whole set of the chromosome in an organism, and this phenomena is known as polyploidy. It is seen in the plant के। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ प्लांट में क्या होता है कि पूरा क्रोमोसोम का सेट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा नॉर्मल व्हीट जो खाना खाते हैं, जिस गेहूं को हम खाते हैं, ट्रिटिकम एस्टेबम, वो हेक्साप्लॉइड व्हीट है, क्रोमोसोम के सेम सेट के 6 बार मल्टीप्लाइड के, यानी क्रोमोसोम के 6 सेट प्रेजेंट है उसमें। तो मतलब ये होता है कि कई बार प्लांट में देखा गया है कि जो है आफ्टर द सेल डिवीजन क्रोमोसोम का पूरा सेट जो है वो मल्टीप्लाई कर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम उसे बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, हम कोल्चिसिन का इस्तेमाल करते हैं। कोल्चिसिन न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को रप्चर तोड़ देता है, इसलिए क्रोमोसोम के सेट अलग अलग नहीं हो पाते हैं। और याद रखिएगा, पॉलीप्लॉइडी इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी में कई टॉक्सिक जीन इतने अधिक जो है वो जहरीला केमिकल छोड़ते हैं कि एनिमल और जो है वो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में कितना 46 होता है, 23 पेयर है, 22 पेयर ऑटोसोम का और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है, या XX होगा बेटा या XY होगा, ठीक है। समटाइम though rarely either an additional copy of chromosome may be included in an individual or an individual may lack one of any of the pair of the chromosome। कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति में क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम का जो जोड़ा है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आके जुड़ गया, ट्राइसोमी बोला उसको मैंने, एक कम हो गया मोनोसोमी बोला मैंने इसको उठ के, तो इन कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी, मतलब 2n+1, मतलब ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया, ट्राइसोमी का मतलब हो गया 2n+1, ठीक है। मोनोसोमी का मतलब क्या हो गया 2n-1, एक कम हो गया बेटा, ठीक है ना। और इससे बड़े गंभीर परिणाम, यानी एक क्रोमोसोम का संख्या बदलने पे गंभीर परिणाम होते हैं। जो बीमारियां होती हैं वो है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। तो चलिए पहले बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम के ऊपर बात करते हैं, पहले हम डाउन सिंड्रोम के ऊपर बात करते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब क्रोमोसोम 21st पेयर ऑफ, यानी 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या हो गया, यानी 21st ट्राइसोमी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। पहली बार इसके बारे में बताया था जो है वो लैंगडॉन डाउन ने 1866 में बताया था, ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज जो जिनको ये बीमारी होती है वो छोटी हाइट के होते हैं, स्मॉल राउंड हेड होगा, छोटा गोल सिर होगा उनका, और उनकी जीभ पर आपको बकायदा जो है वो ऐसा निशान दिखाई पड़ेगा, जीभ दो हिस्सों में बटी हुई सी समझ में हमको आएगी यहाँ पे, और उनका मुंह जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, पार्शियली ओपन माउथ रहेगा उनका, उनके हाथ का पाम ब्रॉड रहेगा, और जो है वो बकायदा एक जो है वो पाम क्रीज, एक सिंगल बड़ी सी पाम क्रीज हमको देखने मिलेगी। इन ऐसे बच्चों का फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता है, ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ओल्ड एज में जिन लोगों का मैरिज जो है वो लेट होता है, लेट मैरिज होता है, उनमें जो ओवम का क्वालिटी, जो फीमेल में ओवम का क्वालिटी जो है काफी हद तक कंप्रोमाइज कर जाता है। तो वैसे में आप देखेंगे शहरों में आपको डाउन सिंड्रोम के मरीज अपनी संख्या में, आपको बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे आजकल, क्योंकि कारण ये कि काफी लेट है, 30s के बाद बच्चा होने में जो है वो ओवम के में जो है वो ड्यूरिंग oogenesis फॉल्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आप देखिए एनसीईआरटी में हम देख रहे हैं फिगर 5.16 देख रहे हैं, जो बता रहा है आपको बिल्कुल पैटर्न के, और ये जो इमेज है ना, इस इमेज को एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा एम्स के अंदर पूछा गया, स्क्रीन पर के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछा गया इमेज देखे कि ये बताइए किस बीमारी को इंडिकेट करता है। ब्रॉड फ्लैट फेस दिखाई पड़ रहा है, फ्लैट बैक ऑन दी हेड दिखाई पड़ रहा है, मैनी लूप ऑन दी फिंगर टिप पे कई लूप दिखाई पड़ रहे हैं, एक लंबी सी आपको पाम क्रीज दिखाई पड़ रही है, बिग एंड रिंकल्ड टंग दिखाई पड़ रही है, और बीमार इनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी इनको रहेगी। तो आप गौर से देखिए कैरोटाइप को देखिए कि 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में आप देखेंगे आपको 3 क्रोमोसोम दिखाई पड़े, कहां पर बेटा, यहां पे देखिए जगह पे ना, यहां पे आप देख रहे हो 20, ये देख रहे हैं आपको हर जगह पे 2-2 क्रोमोसोम है, एक जगह पे आपको 3 क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, ये 21st लेवल पे ट्राइसोमी को ये शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर। दिस इज ए चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम। तो आप देख रहे हैं एक बच्चा देख रहे हैं इसको डाउन सिंड्रोम, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये मोर और लेस ये अधिकांश बच्चे आपको इसी तरह के दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम, ठीक है, देख रहे हैं आप, इपिकेंथल फोल्ड दिखाई पड़ेगा, यहां पे आपको फोल्ड जैसा दिखाई पड़ेगा, फ्लैटेंड नजल ब्रिज, ये नजल ब्रिज जो होता है ये वाला हिस्सा जो है फ्लैट दिखाई पड़ेगा, ब्रुश फील्ड स्पॉट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा कि कभी कभी यही ट्राइसोमी जो है वो 18th क्रोमोसोम पे होती है, 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होती है, उसको बोलते हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, उसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो 18वें जोड़े पे 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखो ये भी एक ट्राइसोमी है, लेकिन यहां पर ट्राइसोमी कहां हुआ, वो सेक्स क्रोमोसोम पर हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे कैरोटाइप में 47 क्रोमोसोम होंगे, मतलब 44 प्लस XXY होगा। ये देखने में मेल के समान होंगे, दे आर मेल बट हैविंग लॉट्स ऑफ फेमाइन कैरेक्टर्स, कई सारे इनमें फेमाइन कैरेक्टर हमको देखने मिलेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल
हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने मिलेगा, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं कि मतलब मेल के अंदर फीमेल के समान जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमको देखने मिलेगा कि ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं स्ट्राइल होते हैं वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं। टॉल, हाइट इनकी लंबी होती है, टॉल होते हैं, ये टॉल लंबी हाइट के होते हैं। और जो है आप देखते हैं जो आपको इन्यूक्स दिखाई पड़ते हैं, तो वो इन्यूक्स जो होते हैं बेसिकली उनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, देखिए हेल्दी मेल एंड दी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आप देख रहे हैं टेस्टिकल का डेवलपमेंट कम हो पाता है, जो एक्सटर्नल जेनिटल से वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। और आप देख रहे हैं ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो है फीमेल पैटर्न में जो है वो उनको देखने मिलता है। ठीक है, फिर हम आते हैं टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है सच ए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यहां पर क्या होगा बेटा 44 प्लस XO, 45 क्रोमोसोम होंगे इसमें टोटल। ठीक है, और ऐसे फीमेल स्ट्राइल होती है और इनमें ओवरी जो होती है वो रूडिमेंट्री ओवरी होती है, ओवरी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए ये भी स्ट्राइल होती है, ये भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमको देखने नहीं मिलते टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में फर्क है बेटा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो टॉल स्ट्रक्चर होता है, फेमाइन कैरेक्टर होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है और फेमाइन कैरेक्टर कम डेवलप होते हैं। याद रखिएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेंटल डेवलपमेंट पे फर्क नहीं पड़ता है इतना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर? देख रहे हैं आप टर्नर सिंड्रोम में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, ठीक है, वेबिंग ऑफ नेक पे हमको वेब समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, और फिर इनको भी हार्ट डिजीज की संभावनाएं बढ़ जाती है इनको। ठीक है बेटा, है ना, और ये जो है वो इनकी हाइट जो है वो कम होती है, कि टर्नर सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने पूरा एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, यदि आप उठा के देखेंगे एनसीईआरटी तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का हमने एक एक लाइन एक एक स्टेटमेंट हमने कवर किया यहां पे। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी हमको जो है वो 1 या 2 लेक्चर और आपको जेनेटिक्स के लेने पड़ेंगे। जैसे एक लेक्चर में हम जीन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं ऐसा कि मैं जो है वो पहले आपको क्वेश्चन देता हूं डीपीपी के अंदर, और वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं और फिर हम उस डीपीपी को डिस्कस करते हैं। एक मैं लेक्चर के समान उसको रिलीज करूंगा, तो उससे फायदा होगा कि आप क्वेश्चन को आपके पास पेपर भी पूरा होगा, आपको ये नोट नहीं करना पड़ेगा ड्यूरिंग लेक्चर, क्योंकि वो आपके पास पेपर रहेगा। तो वैसा मैं आपको लेक्चर लेता हूं। ठीक है, मुझे अच्छे से ध्यान है कि जो है कुछ देखिए मैंने जो भी जिस चैप्टर में मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर कमिट किए ना वो मैं सब लूंगा, चिंता मत कीजिए उसको। ठीक है, यहां पर हमको क्या करना है, हमें दो लेक्चर की रिक्वायरमेंट है। एक हमको जो है वो सारे क्वेश्चन जो पीडिग्री चार्ट से जुड़े हुए हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस जुड़े हुए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो उसका एक डीपीपी हम डिस्कस करेंगे, और एक जीन फ्रीक्वेंसी कि क्वेश्चन जो है वो हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज और लिंकेज के ऊपर जो है क्रोमो डिस्टेंस जो है जीन मैपिंग वाले क्वेश्चन है उनको भी हम लेंगे। ठीक है, केवल सेफर साइड लेने के लिए, मतलब कि ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर कर सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हम लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो चैप्टर यहां पे पूरा हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी मन को थोड़ा संतोष मुझे नहीं मिला है, तो मैं आपके 2 लेक्चर बेटा और लूंगा इस पे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो देखा आपने कि पिडिग्री में किस प्रकार से हम पता लगा लेते हैं कि इनहेरिटेंस किस तरह का है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए और लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनने के बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो एनसीईआरटी, उसको ध्यान से पढ़िएगा और डीपीपी को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है या बुकलेट है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं पिडिग्री वाले, वे सब आप जो है वो सॉल्व कीजिएगा। मैं अलग से एक शीट भी अपलोड कर दूंगा पिडिग्री के क्वेश्चन की, जिसे मैंने मेंडल इनहेरिटेंस पर अपलोड किया था, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिस पर मैंने अपलोड किया था, तो वैसे एक अलग से शीट भी अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको पिडिग्री के क्वेश्चन एक साथ दे दूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो नया क्वेश्चन आएगा वो भी उन्हीं में से आएगा या उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो चिंता हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.